हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज pollen ग्रेन्स। इससे पहले वीडियो में हमने क्या कवर किया था? मेल यूनिट के बारे में, जिसमें स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है pollen ग्रेन्स। लेट्स डिस्कस। pollen ग्रेन्स क्या होते हैं? pollen ग्रेन्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। ओके, देखो जो पॉलन ग्रेन्स है, अगर हम उसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इनका डायमीटर क्या करता है? वैरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो प्लांट्स में बहुत सारी स्पीसीज हैं और ये जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं उनकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स है उनके स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं? वैरी करते हैं। जनरली इनका साइज कितना होगा? 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होगा। ठीक है, अगर हम पॉलन ग्रेन, जैसे हमने मान लिया किसी भी पॉलन ग्रेन की हम बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स में क्या होती है भाई? वॉल भी तो होती है, सेल वॉल, जैसे ये सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है पॉलन ग्रेन की, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पोरोडम। ठीक है, नॉर्मली द सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्पोरोडम। अब इस स्पोरोडम को हम दो लेयर्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास क्या? एक्साइन। और सेकंड हमारे पास क्या होती है? इंटाइन। ओके, तो लेट डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। ओके, नाउ द टॉपिक इज पॉलन ग्रेन्स कंपोनेंट एंड फंक्शंस। तो देखो पॉलन ग्रेन्स में सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई कि भाई पॉलन ग्रेन में जो सेल वॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोडम कहते हैं। और जो स्पोरोडम है वो किस में डिवाइड होती है? एक्साइन में और इंटाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज लिख सकते हैं, स्पोरोडम। ओके, दूसरा हमारे पास क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनेलीज क्या होती है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम्स है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होता है, हम 8th क्लास से पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब ये हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है, यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं? डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन में जैसे कोई भी सीड है जब वो जर्मिनेट करता है तो प्रोटीन क्या करेगा? उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, और तीसरा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? पॉलिनेशन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। पॉलिनेशन क्या होता है कि भाई किसी भी एक फ्लावर है, कोई भी एक प्लांट है, उसके एंथर से पॉलन ग्रेन, पॉलन्स कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये जो ट्रांसफर होता है किसका? पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ये अलग अलग एजेंसी से होता है, जैसे विंड है, ठीक है, वाटर है, इंसेक्ट है, जैसे बी बहुत ही कॉमन हम मानते हैं इसको। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब हमें एज पर द सिलेबस हमें क्या डिस्कस करना है कि जो एक्साइन है और इंटाइन है, जिसको हम किसके अंडर पढ़ते हैं? स्पोरोडम के अंडर पढ़ते हैं, उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द एक्साइन। तो देखो एक्साइन को हम क्या बोल सकते हैं? द सुपर हीरो शेल। क्यों? क्योंकि देखो एक्साइन बहुत हार्ड होती है। अब इसकी हार्डनेस के पीछे कोई तो रीजन होगा। क्यों? क्योंकि एक्साइन की जो हार्डनेस है वो एक सब्सटेंस की वजह से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं? स्पोरोपोलेनिन। यहाँ पे लिखे अगर हम स्पोरोपोलेनिन। अब देखो स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है, उसके ऊपर ना तो किसी एसिड का फर्क पड़ता है, ना कोई एल्कली का फर्क पड़ता है, ठीक है, ना टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। तो देखो अगर वो रेजिस्टेंट है इन सभी चीज़ों से, तो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में वो पॉलन ग्रेन को क्या करके रख पाएगा? प्रिजर्व करके रख पाएगा।
और आज तक ऐसी कोई एंजाइम भी क्या नहीं हुई है, डिस्कवर नहीं हुई है, जो क्या कर सके इस जो हमारी स्पोरोपोलानिन है उसको क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलानिन एंजाइम क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, ये कैसी लेयर होती है, हार्ड लेयर। ठीक है, अब देखो हार्ड लेयर है, स्पोरोपोलानिन प्रेजेंट है, इसीलिए पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सालों तक प्रिजर्व रहते हैं, जैसे फॉसिल्स होते हैं ना, इसी तरीके से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एग्जाइन है उसका मेन रोल किस में होता है, फॉसिलाइजेशन में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई एग्जाइम फॉसिलाइजेशन में कैसे हेल्प करती है, तो उसका सीधा सा ही एक आंसर है कि उसमें स्पोरोपोलानिन है, और स्पोरोपोलानिन ना तो कोई एंजाइम ऐसी है जो उसको डिग्रेड कर सके, ना टेम्परेचर, ना एसिड, ना एल्कली। इसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स काफ़ी सालों तक फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हमारे पास जो नेक्स्ट जो लेयर है उसको हम कहते हैं इंटाइन। तो जैसे हम नॉर्मली ई एक्स या इन किसके लिए यूज़ करते हैं, ई एक्स हम यूज़ करते हैं आउटसाइड चीज़ों के लिए, ठीक है, इन हम यूज़ करते हैं इनसाइड के लिए। इसी तरीके से देखो जो हमारे पास इंटाइन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन या इनर लेयर। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, थिन और कंटिन्यूस होती है। ओके, और ये किसकी बनी होती है, मेन सेलुलोज की और पैक्टिन की। तो सिंपली हमें इंटाइन में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इंटाइन इनर लेयर होती है और ये कॉन्टिन्यूस होती है। और अगर ये पूछा जाए कि भाई इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है या फिर ये किससे बनी होती है, तो द आंसर इज सेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, भाई हमारा जो पॉलन ग्रेन है उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए, सपोर्ट भी तो चाहिए, तो वो कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटाइन देगी। ठीक है, तो इंटाइन का काम क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। भाई हमारा इन्वायरमेंट है, हार्श इन्वायरमेंट है, मतलब अनफेवरेबल टाइप का इन्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे जो पॉलन ग्रेन है उसकी जर्नी तो काफ़ी लंबी है ना। भाई उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या दूसरे प्लांट पे जाके क्या करना है, पॉलिनेशन करवाना है। तो ये जो जर्नी होती है काफ़ी लंबी है, उसमें कौन हेल्प करेगा, इंटाइन हेल्प करेगी, वो उसको स्ट्रेंथ देगी ताकि वो क्या कर सके, पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। ओके, सो इंटाइन is inner layer and it is thin and continuous and it support and provides strength to the pollen grain, right? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पॉलन एलर्जी एंड सिम्टम्स। देखो आपने देखा होगा आजकल लोगों को एलर्जी होती है, किसी को स्मेल से होती है, जैसे किसी कोई भी फ्लावर है, ठीक है, किसी को डस्ट से होती है। डस्ट से तो ऑलमोस्ट आजकल सभी लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है। तो जो पॉलन होते हैं अलग अलग फ्लावर के, वो भी क्या कॉज करते हैं, वो भी क्या कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, तो पॉलन से होने वाली डिस्कम्फर्ट को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। अब ये एलर्जी क्या करेगी, भाई इसके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जब एलर्जी है तो ये जो हमारी ब्रोंकियल जो ब्रोंकीज होती है लंग्स में, उनको सबसे ज़्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सिंपली याद रखना ये क्या करती है, ब्रोंकियल एफिलेशंस। ठीक है, और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी में सबसे कॉमन हम किसको पढ़ते हैं, अस्थमा को पढ़ते हैं। तो अस्थमा भी कॉज करती है, और ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकी है उसमें क्या हो जाएगा, पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। ओके, ये अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि वी आर एलर्जिक टू पॉलन्स, तो इसके सिम्टम्स भी तो होंगे। तो देखो जब हम किसी पॉलन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें क्या आ जाए, छींक आ जाए, स्नीजिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हमें कफिंग, ओके, हमारी आँखों में इरिटेशन होने लग जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम क्या पता लगता है हमें कि हमें किसकी एलर्जी है, पॉलन से एलर्जी है। ओके,
अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि भाई पॉलन है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पॉलन से हमें एलर्जिक या एलर्जी करते हैं, ठीक है, या ऐसे कौन से वीड्स हैं। वीड्स क्या होते हैं भाई, जो मेन प्लांट के साथ जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं उसको हम वीड्स बोलते हैं। तो द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज पार्थीनियम। क्या एग्जाम्पल है? पार्थीनियम, ठीक है। पार्थीनियम को हम क्या कहते हैं? कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ठीक है। अब कैरेट ग्रास किसके साथ आया हुआ है? वीट के साथ। तो ये क्या करता है? पॉलन एलर्जी करता है। दूसरा हमारे पास एक एमरैंथस है, ये भी क्या करता है? पॉलन एलर्जी करता है। ओके, फिर क्वेश्चन ये आया हमें एलर्जी भी हो गई और हमें ये भी पता लग गया कि हमें पॉलन से एलर्जी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? भाई चलो ठीक है, हम बीमार तो हो गए, लेकिन मान लो कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो हम पहले कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स तो ले सकते हैं ना। तो पॉलन एलर्जी से बचने के लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंशन करने चाहिए कि भाई हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मास्क लगाएंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे पास पॉलन है या डस्ट पार्टिकल है वो सीधा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाएंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर नहीं जाएंगे तो इससे क्या नहीं होगा, हमारी जो ब्रोंकियोल में क्या नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं, ओके। और जो हमारे पास पॉलन है, पॉलन एरिया जहाँ होता है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, अगर किसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उस एरिया को अवॉइड करें, उनसे दूर रहे, या उन प्लांट से दूर रहे जिनकी वजह से, जिनकी फ्लावर्स की वजह से उसको क्या होती है? एलर्जी होती है। तो दीज आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स जिसकी वजह से हम पॉलन एलर्जी से क्या रह सकते हैं? दूर रह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलन प्रोडक्ट्स। देखो, पॉलन प्रोडक्ट्स वो होते हैं कि जो पॉलन का यूज़ करके बनाए जाते हैं, उनको पॉलन प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब देखो, पॉलन से प्रोडक्ट क्यों बनाए जाते हैं, क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो देखो, पॉलन ग्रेन्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसलिए पॉलन का कंजप्शन किया जाता है। नॉर्मली जो पॉलन से हमारा उसका कंजप्शन एथलीट्स करते हैं, ठीक है, या जो रेस होती है ना हॉर्सेस की, उसमें किया जाता है, क्योंकि पॉलन्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और जब इनको कंज्यूम किया जाता है तो ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और एनर्जी देने की वजह से इनको कौन यूज़ करता है? इनको एथलीट्स और ये जो हमारे पास क्या है, रेस हॉर्सेस, उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल की बात करें तो आजकल क्या बन गया, एक फैशन बन गया कि हम क्या यूज़ करेंगे? पॉलन्स यूज़ करेंगे। तो पॉलन्स को फूड सप्लीमेंट्स में क्या किया जाने लगा है? यूज़ किया जाने लगा है। वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वेस्टर्न कंट्री में भी पॉलन के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। वो किस फॉर्म में होंगे भाई? टैबलेट के फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, पॉलन्स को इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और जब वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमें एनर्जी देंगे और जो भी हम अपनी काम कर रहे हैं उसको बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे, ओके। तो दीज आर अबाउट पॉलन प्रोडक्ट्स। जैसे इस पिक्चर में दिखा रखे हैं डिफरेंट पॉलन, ये सिरप के फॉर्म में भी है, ठीक है, ओके। पॉलन प्रोडक्ट्स में हमारे पास काफ़ी आते हैं, जैसे ओके, जैसे अगर हम पहला डिस्कस करें वो है हमारे पास हनी। हनी को तो सब जानते हैं, शहद। शहद हमें किससे मिलता है? बी से, मधुमक्खी से। और जो बी का कल्चर होता है, मतलब जब हम मक्खियों को पालते हैं उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर या बी कीपिंग, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बी क्या करती है? बी भी पॉलन ग्रेन्स को यूज़ करती है फूड के सोर्स के, ठीक है। अब ये जो उसने पॉलन को यूज़ किया है, ठीक है, नेक्टर भी यूज़ किया है, तो दोनों का यूज़ करके क्या बनाती है? हनी बनाती है। अब ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि हनी कैसे बनता है, ये मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, पहले 9th क्लास में ही पढ़ा है ना कि भाई हनी कैसे बनता है, जो नेक्टर है और जो पॉलन है, ठीक है। जैसे हम यहाँ डिस्कस करते हैं, नेक्टर प्लस पॉलन, ये बी इकट्ठा करके लेके आएंगी, ठीक है। और बी हाइव में जब इसको लेके जाएंगी तो एक एंजाइम होती है, कौन सी? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम नेक्टर और पॉलन में जो शुगर होती है उसको क्या कर देती है? चेंज कर देती है,
और जब ये शुगर चेंज होती है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? हनी की फॉर्मेशन होती है। तो हनी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें पॉलन से मिलता है। सेकंड हमारे पास क्या आते हैं? स्पाइसेस और हर्ब्स आती है, ठीक है। तो जब हम स्पाइसेस बनाते हैं, स्पाइसेस क्या होते हैं? मसाले होते हैं, ठीक है। तो उनमें फ्रेगनेंस होती है ना, जैसे भाई कोई भी मसाला जो हम किचन में यूज़ करते हैं, जैसे एक लकड़ी जैसा होता है जिसको क्या बोलते हैं? मसालों में देखो काली मिर्च है, तेज पत्ता है, ये सारे मसाले, और इन सभी मसालों की फ्रेगनेंस क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो फ्रेगनेंस है ये भी हमें किससे मिलती है? ये हमें कहाँ से मिलेगी? पॉलन ग्रेन से मिलेगी, ठीक है। तो ये स्पाइसेस और हर्ब में जब हम पॉलन को यूज़ करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तीसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है प्रोपोलिस। जो प्रोपोलिस है वो एक रीजन लाइक क्या होता है? मटेरियल होता है जो बी बनाती है। किससे बनाएगी? किसका यूज करके बनाएगी? प्लांट सैप का। प्लांट सैप क्या होता है? प्लांट के अंदर जो जूस होता है उसको प्लांट सैप बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोपोलिस है इसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, इन्फ्लेमेशन से बचाती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल की प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये हमें माइक्रोब से बचाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रोपोलिस को यूज़ करेंगे तो हम किससे दूर रहेंगे? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन जो नॉर्मली बच्चों में होते हैं, बड़ों में होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। किसके इन्फेक्शन से? माइक्रो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट प्रोपोलिस। नेक्स्ट अब हमारे पास हमें ये पढ़ना, हमें ये तो पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट्स क्या क्या है, लेकिन मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट घर में भी लाते हैं, खाने की चीज़, सबसे पहले हम किसको चेक करके लेके आएंगे? एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कि भाई इसको कब बनाया गया था, कब वो ख़त्म हो जाता है। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी भी तो एक्सपायरी डेट होती होगी, ठीक है। तो वो भी हमें पढ़ना है कि भाई जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो उस एक्सपायरी डेट का जो टाइम पीरियड है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी डेट का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं पॉलन वायबिलिटी, ठीक है। और दूसरा स्टोरेज, कि भाई हमें पता है हम पोलन है हमारे पास, उसको स्टोर भी करके रखना है ताकि वो एक्सपायर ना हो। अब देखो पोलन का यूज़ हम कब करेंगे? हमें जब जर्मिनेशन करवाना है, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी क्या होगा? द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। कि भाई स्टिग्मा पे क्या करना है? पोलन ग्रेन को लैंड करना है। तो जब हम इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करवाएंगे तो ये क्या करना चाहिए? जर्मिनेट करना चाहिए, ठीक है। और ये जो पोलन वाइबिलिटी होती है ये हाईली वेरिएबल होती है। अब वेरिएबल क्यों होती है ये बताओ भाई। जैसे इंडिविजुअल्स की बात ले लो, सब इंडिविजुअल्स में अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, कोई किसी में अच्छा होता है, कोई किसी में अच्छा होता है। तो भाई जो प्लांट है उसमें भी तो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब ये डिफरेंसेस है उसी की वजह से क्या होता है, जो वायबिलिटी है, जो टाइम होता है जर्मिनेशन का, वो क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई हमारे जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे हमने ले रखे हैं, भाई उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, या ह्यूमिडिटी क्या है, ये सारी चीज़ उसको अफेक्ट करती है। जैसे अगर हम सिंपली बात करें तो जैसे हमारे पास राइस और व्हीट है जो घरों में बहुत ही कॉमन यूज़ होते हैं। हम खाते हैं ना दाल चावल, गेहूँ तो हर कोई खाता है, रोटी इंडिया में, ओके। तो देखो ये जो राइस और व्हीट है इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितनी होती है? सिर्फ 30 मिनट्स, मतलब बहुत ही कम पीरियड होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है सेवरल मंथ, कि मतलब ऐसी प्लांट जिनमें वायबिलिटी बहुत महीनों तक रहती है, काफ़ी महीनों तक रहती है। तो इसमें आता है लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी में क्या आती है? दाल आती है जिसको हम पल्सेस बोलते हैं। रोजेसी फैमिली, रोज की, ठीक है। सोलनेसी, सोलनेसी कौन सी फैमिली होती है बताओ? देखो जो सोलनेसी है वो होती है पोटैटो, जिसमें पोटैटो आता है। पोटैटो तो हर सब्जी में डलता है ना, आलू गोभी, आलू टमाटर, ठीक है, और आलू मटर, आलू शिमला मिर्च। तो जो पोटैटो की फैमिली होती है सोलनेसी, उसका भी जो पोलन वायबिलिटी है वो क्या होती है? काफ़ी महीनों तक होती है, ठीक है। चलो हमने वायबिलिटी भी पढ़ ली, अब हमें ये पढ़ना है कि भाई जो टेस्टिंग है, भाई हमारे पास पोलन है, मान लो वो 2 महीनों से है या 3 महीनों से है, ठीक है।
अब हमें ये पता करना है कि भाई ये वायेबल रहा है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट कैसे करेंगे? Pollen viability is tested by staining the cytoplasm and observing cell division। हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले क्या लेंगे, पॉलन ग्रेन लेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। स्टेन का मतलब क्या होता है, कलर करना, ठीक है, कलर करेंगे साइटोप्लाज्म को। उसमें क्या होगा, फिर सेल डिवीजन होगा। अगर सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, अगर सेल क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसका मतलब वो जर्मिनेट करेगा। और हम क्या बोल देते हैं कि भाई अगर हमारा पॉलन जर्मिनेट कर रहा है तो फेवरेबल कंडीशंस में अगर जर्मिनेट कर रहा है तो हमारा पॉलन कैसा है, वायेबल है। तो इट्स वेरी सिंपल, हमें सिर्फ क्या करनी है, स्टेनिंग करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है स्टोरेज। देखो स्टोरेज के लिए बहुत ही कॉमन मेथड जो हम हमेशा से ही पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बायो में भी पढ़ते हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, वो एक सीधा सा होता है जिसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में हमें एक ही चीज याद करनी है कि हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं और टेम्परेचर कितना लेते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे हमारा जो पॉलन है वो क्या रहता है, स्टोर रहता है, तो उसकी वाइबिलिटी भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और जिन सेंटर्स पे हम इन पॉलन को स्टोर करके रखते हैं उसको कहते हैं पॉलन बैंक्स, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बताया पॉलन बैंक्स क्या होते हैं, वो सेंटर्स जहां पे हम क्या करते हैं, पॉलन्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पॉलन बैंक्स। तो पॉलन बैंक्स और उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो पॉलन बैंक्स आर कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज बाय स्टोरिंग देयर पॉलन ग्रेन। तो पॉलन बैंक्स में क्या करेंगे, हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी एक प्लांट है और हम चाहते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद हम उसको उगाए, वो उग जाए और उसकी जो स्पीसीज है वो मेंटेन रहे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी पॉलन ग्रेन है उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बाहर से हम कोई भी सामान लेके आते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम इसको यूज़ कर सके, तो हम क्या कर देते हैं, उसको एक अच्छे से जगह पे स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े हम क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके। तो इसी तरीके से जो पॉलन बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिजर्व का काम करते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होता है कि देखो मान लो कोई स्पीसीज है, वो कैसी इंडेंजर स्पीसीज है। इंडेंजर्स का मतलब क्या होता है भाई, उसका नंबर बहुत कम है और आने वाले टाइम में वो हो सकते क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। अब एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो जो आने वाली जनरेशन है वो तो नहीं देख पाएगी। जैसे भाई लॉयन है, टाइगर्स है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है इनका नंबर कम होता जा रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्रोजेक्ट चलाती है ताकि इनके स्पीसीज को मेंटेन कर सके। ऐसा ही प्लांट के साथ है, तो हम क्यों करते हैं इनको प्रिजर्व, ताकि आने वाली जनरेशन्स को ये प्लांट्स दिख सके, ठीक है, वो भी देख सके हाँ भाई ये भी ऐसा प्लांट है, इसके ये बेनिफिट्स होते हैं। और अगर हम क्या नहीं करेंगे, इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम इसीलिए पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो इसका एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं हम, फ्रूट है, फ्लावर्स है, इनका जो कल्चरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से जगह होते हैं ना जहाँ पे बहुत बल्क में फ्लावर्स उगाए जाते हैं। अब देख फ्लावर्स जो होते हैं उनकी माला बनती है, बहुत अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर क्या आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पॉलन कलेक्शन एंड स्टोरेज, कि भाई पॉलन को कलेक्ट करके उसको स्टोर करना, ओके। तो अभी स्टोर तो मैंने बता दिया, सबसे कॉमन मेथड क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ओके। थ्रू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड कलेक्शन टेक्निक preventing moisture and bugs and labeling and indexing are crucial for successful pollen storage। देखो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मान लो हमने कोई भी पॉलन ग्रेन लिया, हमें ये पता होना चाहिए भाई ये पॉलन ग्रेन इस ए प्लांट का है, इसको हम प्रॉपर तरीके से उसको डॉक्यूमेंटेशन करके उसको उसका मॉइस्चर कंटेंट देख के, ठीक है, उसको लेबल करेंगे, ठीक है, उसको उसका इंडेक्स बनाएंगे और उसको फिर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, दूसरा बी प्लांट लेंगे, सी प्लांट लेंगे और उनके पॉलन ग्रेन को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे।
तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलन जो ग्रेन्स है उसको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन करके, मतलब उसकी पूरी डिटेल लिख के, उस प्लांट की डिटेल लिखने के बाद उसको प्रिजर्व करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में हमें मान लो 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद, 2 दिन के बाद अगर उसको यूज़ करना हो तो हम उसकी डिटेल्स के साथ उसको क्या कर सकें, हमें कोई भी हमारा टाइम ख़राब ना हो और हम जल्दी से करके उसके फीचर्स को देख के और उसको क्या करवा सके, जर्मिनेट करवा सके। तो दिस इज अबाउट पॉलन बैंक्स और देयर इम्पोर्टेंस। ओके, देखो फिर हमारे पास क्या आता है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर की बात आती है। तो देखो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया कि देखो जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होता है, जैसे स्लाइड में दिखाई दे रहा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हमने क्या बोला, एक्साइन, इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है एक्साइन। इनर वाली जो लेयर है उसको हमने, जो इनर वाली ये वाली लेयर उसको हमने क्या बोला, इंटाइन, ठीक है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और जहां पे हमारे पास एक्साइन, मान लो इस पोर्शन पे हमारे पास एक्साइन नहीं है, तो एक्साइन नहीं है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, तो वहां पे एक पोर होता है, उस पोर को हम कहते हैं जर्म पोर। अब देखो ये पोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो जो पॉलिनेशन हो जाएगा और हमारा पॉलन ग्रेन किस पे चला जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, तो इसी इसी जर्म पोर से क्या राइज करती है, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब किसको लेके जाती है, मेल गैमेट को, और मेल गैमेट की वजह से आगे किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और हमारे पास जो सेकंड मेल गैमेट की वजह से क्या होता है, हमारे पास एंडोस्पर्म बनता है जो उसको नरिशमेंट देता है, ठीक है। ओके, देखो जो पॉलन ग्रेन है जिसको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोर कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली। और जब माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनाएगा, एक होती है हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स, दूसरी होती है हमारे पास जनरेटिव सेल्स। देखो इस फिगर में देखते हैं, देखो इसने डिवाइड किया, यहाँ पे ये, ठीक है, ये डिवाइड करेगा और यहाँ पे देखो 2 सेल बनी, जो ऊपर वाली सेल है ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है, जो नीचे वाली सेल है वो कैसी है, जनरेटिव सेल्स, ठीक है। अब दोनों के फीचर्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स है उसका साइज बड़ा होता है। अब बड़ा साइज क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फूड रिजर्व ज़्यादा होता है, खाना ज़्यादा होता है, खाना ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उसका साइज भी क्या बड़ा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसे बनाए इसको, इसका साइज बड़ा है, इसका न्यूक्लियस भी कैसा होगा, इरेगुलर शेप का होगा, ओके। दूसरी हमारे पास होती है जनरेटिव। जनरेटिव जो सेल होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, वो साइटोप्लाज्म में क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है। और ये कैसी शेप होती है, स्पिंडल शेप। देखो स्पिंडल शेप कैसी होती है, इस तरीके से, और इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब एक चीज और याद रखनी है कि जो माइक्रोस्पोर डिवाइड कर रहा है, हमने बोला ना वो माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये हमारे पास है, सबसे पहले एक बड़ा वैक्यूल बनता है, और न्यूक्लियस हमारा सेंटर में होता है, तो न्यूक्लियस कहाँ चलाएगा बेचारा, पेरीफेरी पे चला जाएगा। उसके बाद 2 सेल बनेगी, एक वेजिटेटिव होगी, एक जनरेटिव होगी। वेजिटेटिव बड़ी सेल होती है क्योंकि उसके अंदर फूड रिजर्व ज़्यादा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है। जनरेटिव सेल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, छोटे होने की वजह से, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फूड रिजर्व कम है, ओके, और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल्स। फिर देखो हमारे पास सेल्स भी बन गई। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है बने ना, पॉलन ग्रेन्स कैसे बने, 2 सेल्स बन गई, एक वेजिटेटिव और एक पॉलन ग्रेन, तो ये स्ट्रक्चर उसको हमने बोल दिया पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद उनकी शेडिंग होती है। शेडिंग का मतलब वो झड़ जाते हैं, डेहिसेंस हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, और उनको क्या करना होता है, स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करना होता है। तो देखो ये जो शेडिंग होती है, ठीक है, ठीक है, शेडिंग ये 2 तरह से होगी। हम इसको कर सकते हैं 60% और 40%। जो 60%
हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें क्या होगा, 2 सेल स्टेज होती है, ठीक है। ओके, 2 सेल्स हैं, जैसे वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव सेल। तो 60% में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल्स हैं हमारी वो फर्दर क्या बनाने लगी, 2 बना लेगी, और ये क्या बनते हैं, 2 मेल गैमेट। ठीक है। अब मेल गैमेट का काम क्या होता है, ये आगे जाके क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो हमारे पास माइक्रोस्पोर में सिर्फ 2 ही सेल थी, वेजिटेटिव और जनरेटिव, लेकिन जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके क्या बना लेते हैं, 2 मेल गैमेट बना रही है। अब 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, टोटल कितने सेल हो गई हमारे पास, हो गई 3 सेल। तो 60% जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो शेडिंग होती है पॉलन ग्रेन की वो 3 सेल स्टेज पे होती है। ठीक है। और बच के 40% में क्या होगा, 2 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव और दूसरी जनरेटिव सेल्स। ठीक है। अब ये जो मेल गैमेट बने हैं ये ना आगे जाके फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके। तो दिस इज अबाउट पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। नाउ कंक्लूजन, देखो हमने पढ़ा पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स होते क्या हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। इसमें 2 तरह की क्या होती है, लेयर्स होती है, और इनको एग्रीगेट हम कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म को हम एक बोलते हैं आउटर मोस्ट जो होती है उसको एक्साइन, और इनर वाली को बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन का स्पेसिफिक फीचर क्या होता है, उसमें स्पोरोपोलिन होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी हार्ड रहते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिन को कोई भी क्या नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता। इंटाइन है जो इनर लेयर है, ठीक है, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। फिर हमारे पास आता है पॉलन एलर्जी, कि बहुत से लोगों को पॉलन से एलर्जी होती है, तो अगर हम मास्क लगाएंगे, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स रखेंगे, ऐसे फ्लावर से प्लांट से दूर रहेंगे जिनसे हमें एलर्जी है, तो हम इनसे बच सकते हैं। पॉलन प्रोडक्ट्स एथलीट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रेस में जो हॉर्सेस होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पॉलन है उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। फिर पॉलन वाइबिलिटी के बारे में पढ़ा कि भाई वो पीरियड जब तक हमारा पॉलन ग्रेन क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, वो क्या होता है, पॉलन वाइबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलन ग्रेन्स। इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पिस्टल के बारे में। जैसे इससे पहले स्लाइड में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, स्टेमन के बारे में। स्टेनमन और पॉलन ग्रेन्स, मेल यूनिट कंप्लीट हो गई। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो किसकी आएगी, पिस्टल की, मेगास्पोरेंजियम की। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स तो बहुत ही की एलिमेंट होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, थैंक यू।